नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। नम्मा मेट्रो के येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के दुल इलाके में आतंकी मुठभेड़। आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बल। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। और एशिया रग्बी अंडर 20 प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में पहुंची। यूएई को 31-7 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। तो आइए देखते हैं पीएम के बेंगलुरु दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन्स है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इन्फोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुँच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बेलगावी और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर कर्नाटक और आईटी की राजधानी बेंगलुरु को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु से 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बारे में डीडी न्यूज की टीम ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद माथुर से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि देश में जो मोदी सरकार ने कहा था कि तकरीबन 150 वंदे भारत ट्रेन को 15 अगस्त के पहले शुरू किया जाएगा, उसकी शुरुआत होने जा रही है। हमारे साथ है दक्षिण पश्चिम रेलवे के जीएम माथुर साहब, हम उनसे बात करते हैं। मुकुल सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये 3 वंदे भारत ट्रेन कहाँ के लिए प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, जो 3 वंदे भारत शुरुआत है उसमें एक कर्नाटका में है, जो कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, बेलगाम से लेके और बेंगलोर की कनेक्टिविटी। दूसरा जो है वो अजनी से पूना के बीच में है, और तीसरी जो है अमृतसर से कटरा के बीच में। तो तीनों का बहुत ही एक सिग्निफिकेंस है। पहला जो हमारी कर्नाटका में है वो आप देखें तो बेंगलोर का जो आईटी हब है, बिजनेस सेंटर है, कैपिटल है, उसको जोड़ रही है बेलगाम से, जो कि एक बहुत ही कल्चरल सिटी, आई वुड से कल्चरल सेंटर है कर्नाटका का। धारवाड़ और आगे बेलगाम उनको कनेक्टिविटी देती है। दूसरा नागपुर से पूना महाराष्ट्र में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी की डिमांड थी, उसको जोड़ेगी। और तीसरा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल अमृतसर और कटरा को तो जोड़ेगी। तो हमारे ख्याल से इससे न केवल टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म एंड बिजनेस, इन तीनों को बहुत फ़ायदा होगा। भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो कर्नाटक में किस तरीके से पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे का विस्तार हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है? देखिए, कर्नाटका में सरकार ने बहुत ज़्यादा हर बजट में पिछले 3-4 बजटों में पैसा एलोकेशन किया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स ना हो केवल फ्रेट की दृष्टि से और पैसेंजर की दृष्टि से किए हैं, और वंदे भारत जो 10 चल रही हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और मुझे लगता है कि कर्नाटका में जो बिज़नेस सेंटर्स हैं और जो कल्चरल सेंटर्स हैं और टूरिस्ट, वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है जो अनटैप्ड था। वो वंदे भारत एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना है कि जो इन तीनों तरह के टूरिज़्म, बिजनेस और नॉर्मल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इनको बढ़ावा देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, न सिर्फ वंदे भारत बल्कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन हो या फिर बुलेट ट्रेन, आने वाले समय में 2047 में भारतीय रेल इस पूरे देश के अंदर जो कायाकल्प बदलेगी, उसका एक बड़ा नतीजा ये होगा कि देश की जो जीडीपी है उसको भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलोर। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन साउथ बेंगलुरु को मेट्रो सेवा से जोड़ेगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में डीडी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक सिंह ने बेंगलुरु मेट्रो के निदेशक सुमित भटनागर से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में येलो लाइन मेट्रो सेवा की शुरुआत करेंगे। क्या है इस मेट्रो लाइन की खासियत, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमित भटनागर जी, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट की क्या स्पेशलिटी है, कितना लंबा है, क्या कॉस्टिंग है, क्या इसकी खासियत? देखिए, ये करीब 19 किलोमीटर लंबा सेक्शन है। इसके अंदर 16 स्टेशंस हैं, और ये मेट्रो लाइन जो है येलो मेट्रो लाइन कहलाएगी। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसको हम कहते हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हैं, सॉफ्टवेयर की हैं, उस एरिया से ये लाइन पास होती है। और इसका लगभग खर्चा करीब 7,000 करोड़ का अधिक का इस पर खर्च हुआ है, लागत है। ये भी एक तरह का नया प्रयोग है और ये यातायात में सुविधा देने में बहुत मदद करेगा। सर, क्या 16 मेट्रो स्टेशन जो है, क्या ये पूरे ऑपरेशनल हो जाएगा इसकी शुरुआत के साथ?
जी, सारे 16 जो मेट्रो स्टेशंस हैं वो सभी ऑपरेशनल हो जाएंगे। और दक्षिणी बेंगलोर को ये कनेक्ट कर रहा है। कितना ट्रैफिक रहता है सर? अमूमन बेंगलोर में ट्रैफिक भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये सार्वजनिक परिवहन जो है मेट्रो, इससे लोगों को कितना समय की बचत होगी, ट्रैफिक से कितना निजात मिलेगा? इससे बिल्कुल ट्रैफिक और समय की बचत होगी और इसको बताया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजी रोड है। होसूर रोड पूरा हाईवे है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत सारी इंडस्ट्री उधर होने के कारण बहुत लोग उधर जाते हैं, तो उन सबको इससे लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद सर दूरदर्शन से बातचीत के लिए। निश्चित तौर पर बेंगलुरु में मेट्रो की शुरुआत से यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से भी निजात मिलेगी और साथ साथ यहाँ पे जो विकास है उसे भी गति मिलेगी। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पहाड़ी जिले के दूल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। सुरक्षा दलों को देखते हुए छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने एक पोस्ट पर मुठभेड़ की पुष्टि की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने शनिवार को फिर दोहराया कि राहुल गांधी वोट चोरी का जो भी आरोप लगा रहे हैं, अगर सही है तो उसको लेकर वो शपथ पत्र दें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश से माफी मांगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने पहले भी इसी तरह से राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या माफी मांगने के लिए कहा था। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2 ईपिक कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। बिहार के राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर 2 ईपिक कार्ड रखने के मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उनकी ओर से मीडिया के सामने दिखाए गए एपिक कार्ड को आयोग ने शुक्रवार को फर्जी करार दे दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और धराली क्षेत्रों में आई आपदा के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। राहत और बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ के महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 5 अगस्त को आई विनाशकारी आपदा के बाद से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जौलीग्रांट, मातली और चिन्याली सौड़ पहुंचाया गया। इस बीच हर्षिल घाटी में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। हर्षिल और धराली में डीजल और रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि सड़क मार्ग बाधित होने के कारण खच्चरों के जरिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से।
ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पटना जंक्शन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुधारने और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल हब और सबवे का निर्माण किया गया है। ये पहल पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से कराई गई है, जिसका मकसद जंक्शन क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना और यात्रियों के लिए सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पटना शहर में वर्षों से जाम की समस्या एक बड़ी परेशानी रही है, खासकर जंक्शन क्षेत्र में। इस नई मल्टी मॉडल हब और सबवे के बनने से उम्मीद की जा रही है कि शहर वासियों को अपने मंजिल तक पहुंचने में अब कम समय लगेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इस परियोजना से न केवल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि पटना की यातायात व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित होगी। अच्छा हुआ है, यहाँ पर साफ सुथरा जगह भी है, गाड़ी रुकने का जगह है। पहले तक बाहर में जो है कि दिक्कत होता था, रोड पे गाड़ी रहती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था। अभी सहूलियत है कि ट्रैफिक जाम नहीं होता, अपने जगह पे अपने लगाए आदमी, और जिस रूट का मेरा गाड़ी है उस रूट का आराम से पैसेंजर को बैठाने में सुविधा होता है। बहुत सुविधा हुआ है यहाँ पर, हर जगह जाने का यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर, कोई भी बोर्ड पढ़ के कहीं भी जा सकता है। दूर से आदमी आ रहा है तब बैठने का भी सुविधा बना हुआ है। अच्छा है कि हम लोग में डेवलपमेंट आ रहा है, लोग ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रहा और स्टूडेंट्स को एक टाइप से प्रॉब्लम नहीं हो रहा कि धक्का मुक्का खा के जाना पड़ रहा है अपने, और टाइमली हम लोग चले भी जा रहे हैं। पटना रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए मॉडल हब में एक सबवे का निर्माण किया गया है। सबवे की लंबाई 440 मीटर है, जिसमें ट्रैवलेटर, एक्सीलरेटर और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे यात्रियों का पटना जंक्शन से मल्टी मॉडल हब तक आराम से पहुंचना संभव हो रहा है। सबवे की वजह से फुटपाथ और रोड पर भीड़ कम हो रही है, जिससे ट्रैफिक जाम में कमी देखने को मिल रही है। फायदा हो रहा, भीड़ भाड़ से बहुत राहत मिलता है आदमी को, आने में आराम से आदमी जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। और जो भी परेशानी हो रहा था बहुत शॉर्ट हो रहा है इसमें। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा यहाँ रहता है, तो उसके हिसाब से जो आदमी को भी सुविधा हो गया, अच्छा जल्दी पहुंच रहा है। ऐसे रोड से जाने में तो बहुत टाइम लगता था, ट्रैफिक रहता था, तो ऐसे बहुत जल्दी पहुंच रहा है। अभी बारिश का मौसम है, अभी हम ऐसे डायरेक्ट निकल जाएंगे जंक्शन बिना भीगे हुए, ये तो एक चीज़ है। और इसके बाद एक है कि डेवलपमेंट जो हुआ, जो पूरे पटना के लिए फायदेमंद है। पटना जंक्शन से चलने वाली बसों को इसी हब में पार्क किया गया है। ऑटो भी यहीं पर व्यवस्थित तरीके से खड़े किए गए हैं, इससे सड़क पर जाम नहीं लगेगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। ग्राउंड फ्लोर पर 32 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पार्किंग बनाई गई है। यह एक खास त्रिकोण के आकार की जगह है। ऊपर की 3 मंजिलों में 225 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। बाइक पार्किंग के लिए भी अलग से योजना बनाई जा रही है। जल्द ही यहाँ रोटरी पार्किंग सिस्टम से बाइक भी पार्क की जा सकेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने का जो मुहिम है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में यहाँ हब बनाया गया है जो पार्किंग के लिए है, और ये आप देख रहे हैं ट्रैवलेटर बना है, बिहार का पहला ट्रैवलेटर, जिसमें अब यात्री जीपीओ डाकखाना से पटना जंक्शन अंडरग्राउंड पहुंच सकते हैं बगैर ट्रैफिक के। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पटना। खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत ने 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली बैठक के लिए अमेरिका और रूसी संघ के बीच बनी सहमति का स्वागत करता है। ये बैठक यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं के रास्ते खोलने की दिशा में उम्मीद जगाती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है, ये युद्ध का युग नहीं है, इसलिए भारत आगामी शिखर सम्मेलन का समर्थन करता है और इन प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने मुलाकात की। ब्रिटेन में यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों से मुलाकात कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की पहल पर चर्चा की। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख आंद्रे यर्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव भी शामिल रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सुरक्षा बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से बातचीत कर 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले युद्ध समाप्ति के प्रस्तावों पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने बैठक को रचनात्मक बताते हुए कहा कि सभी साझेदार देशों ने यूक्रेन की चिंताओं को सुना और जोखिमों पर ध्यान दिया।
ब्राजील के मध्य पश्चिमी राज्य माटो ग्रोसो में एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 45 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि घायलों को पास के अस्पताल में भेजा गया है। घायलों में 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 8 लोगों को मामूली चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक लुकास डू रियो वर्डे शहर के पास एक बस और एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। और आज विश्व शेर दिवस है। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गुजरात अब 891 एशियाई शेरों का घर है। तेजी से फैलते आवासों और बढ़ती संख्या के साथ शेरों की वापसी भारत की सबसे बड़ी संरक्षण उपलब्धियों में से एक है। तो आइए देखते हैं शेरों के संरक्षण से जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट। वर्ल्ड लायन डे, एक वैश्विक स्मरण कि जंगल के राजा को हमारी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। हर साल 10 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन शेरों की स्थिति, उनके सिमटते आवास और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह गर्व का विषय भी है, क्योंकि एशियाई शेर जो कभी विलुप्त की कगार पर थे, अब फिर से दहाड़ रहे हैं। 2025 की गणना के अनुसार गुजरात में अब 891 शेर हैं। 2020 के मुकाबले 32.19 की उल्लेखनीय वृद्धि और पिछले 10 वर्षों में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी। वर्ल्ड लायन डे का पूरा सेलिब्रेशन है, ये अपने 2016 से भारत में शुरू किया गया था। शुरू में देखें तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर का भी जब मैं बात करूं तो 18,90,000 का पूरा पार्टिसिपेशन था। और बहुत ही इस तरह का एक अवेयरनेस हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कंजर्वेशन में। जो एक सौराष्ट्र का को एग्जिस्टेंस का भी एक मॉडल है बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो उस सब चीज को भी प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी को साथ में ज्यादा जोड़ा जाता है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लेकर के और पूरे लैंडस्केप के अंदर में वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में गिने चुने शेरों से लेकर आज लगभग 900 तक की यात्रा, एशियाई शेर की यह कहानी भारत के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में से एक बन चुकी है। भारत ने एशियाई शेरों को पुनर्जीवित कर विश्व भर में संरक्षण का उदाहरण पेश किया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 3 बार के ओलंपियन निशानेबाज संजीव राजपूत आज राजधानी दिल्ली में आयोजित संडेज ऑन साइकिल इवेंट में शामिल हुए। संजीव राजपूत ने कहा कि साइकिलिंग खुद को फिट रखने के लिए एक शानदार एक्टिविटी है, जिसे सबको करना चाहिए। वहीं उन्होंने निशानेबाजी में देश का भविष्य उज्जवल बताया। संजीव राजपूत से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। संडेज ऑन साइकिल में आज नजर आए 3 बार के ओलंपियन निशानेबाज संजीव राजपूत। संजीव, कैसा रहा आपका पूरा अनुभव? संडे को हम देख रहे हैं कि हर सुबह दिल्ली के लोग जल्दी उठकर आ रहे हैं और एक साथ मिलकर साइकिलिंग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस कंसेप्ट को? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपने विचार प्रकट करने की, और साथ में जो फिट इंडिया मूवमेंट के संदर्भ में संडे को सुबह संडे ऑन साइकिल का कंसेप्ट आया है, मुझे लगता है बहुत ही शानदार है और हर जगह फैल ही रहा है। तो जितना मैक्सिमम लोग हो सकते हैं आइए, पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। आपको एटलीस्ट एक दिन तो साइकिल चलानी चाहिए। अगर एक दिन भी आप साइकिल चलाते हैं, मान लीजिए आधा घंटा भी, तो आपका बॉडी और जो माइंड का कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगा, प्लस आपका बॉडी का जो बैलेंस होता है, जिसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते, टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करेक्शन में मिलेंगी। प्लस आपका कार्डियो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आप सब बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। पसीने बहाइए, मेहनत कीजिए। और निशानेबाजों के लिए भी जो बॉडी का बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। और आपको खुद कितना साइकिलिंग पसंद है और निशानेबाजों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो कौन सी फिटनेस एक्टिविटीज़ अपना सकते हैं, क्योंकि कई तरह की फिटनेस एक्टिविटीज़ यहाँ पर है? देखिए, एज बीइंग अ शूटर मुझे लगता है कि साइकिलिंग हमारा एक बहुत ही मेन पार्ट है। जो लोग हमारे इवेंट में रनिंग नहीं कर पाते या फिर कुछ इंजरी हो जाती है थोड़े टाइम के लिए भी, हम रिकमेंड करते हैं कि दे शुड गो एंड डू द साइकिलिंग इन जिम और आउटसाइड। संजीव, लंबे समय से आप जूनियर शूटर्स के साथ काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हमारे जूनियर शूटर्स हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कितना आप ज़रूरी मानते हैं ग्रास रूट लेवल पर शूटर्स को डेवलप करना, और उसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिल रहे हैं?
ग्रास रूट लेवल पे जूनियर्स को डेवलप करना, मुझे लगता है कि हमारा जो फाउंडेशन है शूटिंग की वो है, और बेसिक कंसेप्ट्स अगर इस लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के क्लियर होंगे तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2032 या 2036 में वो बच्चे आगे आकर मेडल लेके आएंगे। और जूनियर शूटर्स में कुछ ऐसे नाम जिनसे आपको उम्मीदें हैं? देखिए जूनियर्स में आप सबसे पहले तो देखिए शांभवी करके जो लड़की है अभी वर्ल्ड कप में गोल्ड लेके आई थी जूनियर वर्ल्ड कप में, फिर उसके बाद हमारे पास आद्रियान है, और मैं खुद पेरू वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ISSF इसमें शूल वर्ल्ड कप में भी गया था, तो उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, मेडल भी आए हैं। तो मुझे लगता है दे आर द लीडिंग द जूनियर स्क्वाड, और उनको देख के बाकियों को मोटिवेशन आता है, उनको लगता है कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। 3 बार के ओलंपिक निशानेबाज संजीव राजपूत, जिनका मानना है कि भारत का निशानेबाजी में भविष्य उज्जवल है, और कई ऐसे युवा निशानेबाज हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़ दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।